हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। नाउ फाइनली कड़े विरोधों के बावजूद जापान ने अपने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से रेडियो एक्टिव पानी को समुद्र में छोड़ना शुरू कर दिया है। और जैसे ही ये न्यूज आई, चीन ने जापान से होने वाले अपने सभी सी फूड प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। चाइना का कहना यह है कि हम सी फूड के नाम पर अपने लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। जापान की एक कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी होल्डिंग्स ने इस रेडियो एक्टिव पानी की पहली खेप को प्रशांत महासागर में छोड़ दिया। जापान के इस कदम का बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे। कोई इसे पागलपन कह रहा था, कोई ये बोल रहा था कि रेडियो एक्टिव पानी को ट्रीट करने के दूसरे भी तरीके हैं, उन पर भी विचार किया जाना चाहिए। लेकिन जापान ने किसी की एक नहीं सुनी। क्या है पूरी कंट्रोवर्सी? जापान के इस कदम का लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? और अगर ये रेडियो एक्टिव पानी समुद्र में छोड़ा जा रहा है तो इसके हमारे पर्यावरण पर क्या असर होंगे, इन सभी पर डिस्कस करेंगे। आप सबको पता होगा कि 2011 के ताकतवर भूकंप और उसके बाद जापान में सुनामी की लहरें आई थी और उसके चलते जापान का फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ था। मतलब वो पूरी तरह खराब हो चुका था, क्योंकि मशीनों को ठंडा रखने में जो पानी यूज होता है वो भूकंप और सुनामी के चलते रेडियो एक्टिव रिएक्टर्स के संपर्क में आ गया। और जब ऐसा हुआ तो जापान ने इस परमाणु रिएक्टर को बंद कर दिया और तब से ये परमाणु रिएक्टर ऐसा का ऐसा ही है। फिर जापान ने ये फैसला लिया कि रिएक्टर के अंदर जो पानी है उसे साफ करके या फिल्टर करके समुद्र में छोड़ दिया जाएगा। और अब से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। छोड़े जाने वाले इस पानी की फिल्टरिंग और डाइल्यूशन प्रोसेस करीब 10 साल तक चलेगी। इसका मतलब है कि इस रिएक्टर के रेडियो एक्टिव पानी को 10 साल तक धीरे धीरे करके यानी थोड़ा थोड़ा करके समुद्र में छोड़ा जाएगा, क्योंकि फिलहाल ये पूरा पानी रिएक्टर की टंकियों में जमा है। ये पानी इतना ज्यादा है ना कि इससे ओलंपिक में यूज होने वाले लगभग 500 स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। जो कंपनी इस ऑपरेशन को कर रही है उसके मुताबिक फिल्टरिंग के दौरान पानी से आइसोटोप्स को निकाले जा रहे हैं और अब पानी में सिर्फ हाइड्रोजन का आइसोटोप ट्रिटियम बचा है। लेकिन ये बात ध्यान देने लायक है कि ट्रिटियम भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। टेप्को का कहना तो ये है कि ट्रिटियम को पूरी तरह पानी से अलग करना काफी मुश्किल है, इसलिए कंपनी इस बात पर जोर दे रही है कि हम इस पानी की डेंसिटी को कम कर देंगे, जिससे पानी सुरक्षा मानकों पर खरा उतर जाएगा और किसी को इससे नुकसान भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, ट्रिटियम को कम नुकसानदेह माना जाता है क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि ह्यूमन बॉडी इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकती। लेकिन बहुत सारे साइंस आर्टिकल्स ये बताते रहे हैं कि ट्रिटियम वाले पानी का यूज करने से लोगों में कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। जो यूएन की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने भी जापान को ये पानी को छोड़ने की अनुमति दे दी थी और उसका मानना ये था कि पानी अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरता है और इसका पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। फ्रेंड्स, जापान सरकार और टेप्को का कहना है कि फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को पूरी तरह बंद करने के लिए पानी को छोड़ा जाना जरूरी है, ताकि दुर्घटनावश किसी तरह की लीकेज से बचा जा सके। क्योंकि रिएक्टर के पानी की टंकी में कोई सा लीकेज हो गया तो लाखों लोगों की जान चली जाएगी। इसलिए उनका मानना है कि पानी का ट्रीटमेंट किया जाना जरूरी है। और टेप्को ने तो ये भी कहा है कि हमने इस पानी का ट्रीटमेंट कर दिया है, इसकी डेंसिटी भी कम की जा रही है, जिससे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। साथ में ये भी दावा किया जा रहा है कि यहाँ WHO के पीने के पानी को लेकर जो गाइडलाइंस हैं उससे भी काफी सुरक्षित है। नाउ अब समझते हैं कि जापान गवर्नमेंट के इस कदम का लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। जैसा कि जापानी ऑफिशियल्स का ये दावा है कि पानी छोड़ने से पहले उसका ट्रीटमेंट कर दिया गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि ऐसी कोई ज्ञात सीमा नहीं है जिसके नीचे रेडिएशन को सेफ मान लिया जाए। इसका मतलब है कि एनी डिस्चार्ज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। यानी अगर हम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कैंसर को बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ अदर हेल्थ इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलेंगे। जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो भी जापान के इस कदम से सहमत नहीं हैं, क्योंकि ग्रीन पीस के मुताबिक ट्रिटियम, कार्बन 14, स्ट्रोंटियम 90 और आयोडीन 129 के बायोलॉजिकल जोखिम का अध्ययन अभी भी नाकाफी है। जापानीज ऑफिशियल्स का ये भी दावा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे पूरी तरह फिल्टर कर लिया जाए, हम उसकी डेंसिटी भी कम कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पानी में थोड़ी मात्रा में भी ट्रिटियम पाया गया तो इसे ह्यूमन बॉडी आसानी से ऑब्जर्व कर सकती है
और ये ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इसका असर वहाँ की मेरीन लाइफ और वहाँ के फिशर फोक यानी मछुआरों पर भी पड़ेगा, क्योंकि एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि इस रेडियो एक्टिव पानी से मछलियां जहरीली हो जाएगी। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कोस्टल कंट्रीज सी फूड पर लार्जली डिपेंड होते हैं। इसका मतलब है कि अगर वो उन सी फूड्स को खाएंगे तो उनके हेल्थ पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी के चलते 2013 में साउथ कोरिया ने जापान से सी फूड के इंपोर्ट को बैन कर दिया था। नाउ ये कदम अब चाइना ने भी उठा लिया है। जापान के पड़ोसी देश जैसे कि चीन, साउथ कोरिया और रूस भी चिंता जता रहे थे कि जापान इस पानी को समुद्र में छोड़ने की बजाय इसे भाप बनाकर उड़ा दे, लेकिन जापान सरकार ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि सरकार का ये मानना था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे एयर पोल्यूशन का खतरा बढ़ जाएगा और रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी में इंटर कर जाएंगे। इसका इम्पैक्ट पैसिफिक ओशन पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं। चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान एंड अदर पैसिफिक आइलैंड्स इस पर ऑलरेडी कंसर्न एक्सप्रेस कर चुके हैं। इन रिसर्चर्स का ये मानना था कि रेडियो एक्टिव इस पानी को छोड़ने से पहले इस पर थोड़ी और स्टडी करने की जरूरत थी, लेकिन जापान ने ऐसा नहीं किया। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या भारत को इससे नुकसान पहुंच सकता है? डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन पैसिफिक ओशन से रेडियो एक्टिव ये पानी बहते बहते इंडियन ओशन में भी आ सकता है, और अगर ये एक बार इंडियन ओशन में आ गया तो भारत समेत लगभग सभी देश इससे प्रभावित होंगे। एक इसका सबसे बुरा प्रभाव मेरीन इकोसिस्टम पर पड़ेगा। आप जानते होंगे कि समुद्र, ओशन ये करोड़ों जीव जंतुओं का घर होते हैं। उन जीव जंतुओं का खाना पीना रहना भी समुद्र में ही होता है। अगर वे इस पानी के संपर्क में आते हैं तो इसका उन पर क्या असर होगा ये कोई नहीं जानता। एक तो वैसे ही समुद्र के बहुत सारे जीव जंतु विलुप्ति के कगार पर है, और अगर इस तरह की हरकतें होती हैं तो ये वाकई एक चिंताजनक बात है। वैसे तो अब जापान ने इस पानी को छोड़ना शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या निकल कर आते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।